everyone, welcome to Edindia classes. I am Hari Singh. I will be taking BCK Business and Commercial Knowledge for CA Foundation. It is paper 4, that is for 100 marks, 60 marks for economics and 40 marks for BCK. BCK की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स में या पूरे आपके सिलेबस में आपका सबसे जो इजी और स्कोरिंग पार्ट है दैट इज बीसीके। यहां पर हम बहुत ही कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपके साथ बीसीके की सारी वीडियोस में लेके आया हूं और बीसीके की जो आप ये मान के चलिए कि पूरा बीसीके हम 10 to 12 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे और एक क्लास आपकी ऑन एन एवरेज 30 to 45 मिनट की होगी। 30 से 45 मिनट की एक क्लास आपकी होगी, 30 मिनट की एवरेज आप क्लास मान सकते हो और उस 30 मिनट की 10 क्लासेस में 10 to 12 क्लासेस में पूरा बीसीके हम कंप्लीट कर लेंगे और ये बीसीके आपका 40 मार्क्स का है जो कि आपको बहुत ही कम एफर्ट्स में आप ये 40 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो। 100% आप इसमें बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। बीसीके का आज चैप्टर 1 मुझे शुरू करना है। तो बीसीके ओएमआर बेस्ड आपका पेपर है और पेपर 4 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 है आपका बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। बीसीके का इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पर बताया गया कि आखिर बीसीके होती क्या है, बीसीके का हाउस होल्ड के साथ किस तरीके से बिजनेस के रिलेशन है, बहुत सारी बातें यहाँ पर जनरल डिस्कस करी गई हैं। अगर इस सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, इसको आपको थोड़ा समझना है। अगर आपका कॉमन सेंस भी है ना तब भी इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको जैसे लॉ के लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं, बहुत रटना पड़ता है, वो करना, वो सारा इसके लिए जरूरी। इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट और थोड़े से टर्म्स आपकी क्लियर होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हम सब्जेक्ट को बहुत ही थॉरोली डिस्कस कर रहे होंगे, छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश करेंगे और आपको अपने मॉड्यूल के बेसिस पे ही हम सारी क्लासेस आगे लेके चल रहे होंगे। मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मॉड्यूल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आप उस मॉड्यूल को लेके बैठिए और अगर मॉड्यूल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डाउनलोड कर लीजिए मॉड्यूल को। ठीक है, तो बीसीके की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा कि भाई ये बिजनेस क्या होता है। भाई मुझे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज तो बाद में समझ में आएगा, पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। तो मुझे आप बताएंगे कि बिजनेस क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि बिजनेस बिजी, हम अगर हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, बिजी विद सम वर्क, बिजी विद सम एक्टिविटीज, तो वो बिजनेस हो गई। देखिए, केवल किसी एक्टिविटी में बिजी होना बिजनेस नहीं होता। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उस एक्टिविटी को करने के पीछे आपका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए। सर मतलब हमें एग्जैक्टली प्रॉफिट हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो हम एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, उसको कंडक्ट करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मोटिव है, वो मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। तो अगर हमने प्रॉफिट मोटिव के साथ अगर कुछ एक्टिविटीज को हम कंडक्ट कर रहे हैं तो वो एक्टिविटीज कलेक्टिवली, वो एक्टिविटीज हमारी क्या कहलाएंगी, बिजनेस कहलाएंगी। सिंपल वर्ड में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि बिजनेस का मतलब जो है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। सर हम ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, जब भी बिजनेस की बात करी जाती है तो उसमें जो आप एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे होगे, जो एफर्ट्स ले रहे होगे, बड़े सिस्टमैटिक मैनर में लिए जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना है, ग्रोथ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। इस वजह से हम सारी चीजें बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे होंगे। कई बार हमें बिजनेस को, अगर इंडिया में बिजनेस रन करना है तो हमें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, उनके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है फॉलो करके, गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उनको हम फॉलो करके बिजनेस को कर रहे होते हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं बेटा। ये कह रहे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। किसकी एक्टिविटीज है, इंडिविजुअल्स, कुछ लोग आकर जुड़े होंगे, उनकी एक्टिविटीज हैं टू प्रोड्यूस
एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली हम यहाँ पर मेनली क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे गुड्स या सर्विसेज को और सेल कर रहे होंगे गुड्स या सर्विसेज को। गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से लेके सेल करने का ये जो प्रोसेस है जिसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को अर्न करना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। तो फॉर प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, इससे हम कह सकते हैं बिजनेस कह सकते हैं। तो बिजनेस के लिए सबसे जरूरी बात हो गई कि कुछ ट्रेडिंग या कॉमर्शियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू अर्न द प्रॉफिट। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बेटा ट्रांजैक्शंस हैं, हमने अकाउंटिंग में देखे कि वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हें ही हम केवल रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। सेम इसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो जो एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट, फाइनेंशियल नेचर की हैं, इकोनॉमिक नेचर की हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, तब तो वो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गई तो वो बिजनेस नहीं मानी जाएगी। आप केवल एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं बन जाएगी। ऑब्जेक्टिव कॉमर्शियल नेचर की एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, तब तो वो एक्टिविटीज आपकी क्या बनेगी, बिजनेस बनेगी। होप आपको ये बिजनेस की बात समझ में आ गई होगी कि बिजनेस किसे कहते हैं। अब यहां पर एक बात और आती है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है बिजनेस नहीं है, बिजनेस एंड कॉमर्स है, कॉमर्शियल नॉलेज। तो बिजनेस एंड कॉमर्स की अगर बात करें तो कई बार बिजनेस और कॉमर्स को, बिजनेस को लोग कहते हैं अलग है, कॉमर्स अलग है, बट बेटा दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं तो कॉमर्स को भी हमें सपोर्ट में लेके बिजनेस को डिफाइन करना होगा, या कॉमर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो कॉमर्स, बिजनेस को बेस मान के ही हम कॉमर्स को डिफाइन कर रहे होंगे। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस और कॉमर्स को हम क्या कह सकते हैं, इट कंप्राइजेस ऑफ एन एरे ऑफ एक्टिविटीज। एरे ऑफ एक्टिविटीज का मतलब ढेर सारी एक्टिविटीज होंगी यहां पर, फॉर किस बात से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो सर इन्हीं चीजों को तो बिजनेस कहते हैं। मैंने कहा ना दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। हम अगर उन्हें बाइफरकेट करना चाहें तो कुछ लोग कह देते हैं ये जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है ये बिजनेस है, और ये फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन या उससे जो बिजनेस से जो अलाइड एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी कॉमर्स कहलाती हैं। बट इट इज बेटर टू से बिजनेस एंड कॉमर्स। आप केवल बिजनेस या केवल कॉमर्स को डिफाइन करने से बेटर क्या है कि आप डिफाइन करिए बिजनेस एंड कॉमर्स, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इवन आपका सब्जेक्ट भी क्या है, बिजनेस एंड कॉमर्स। यस और नो? अब थोड़ा सा तो डिफरेंस है, बट क्या है वो आपकी जगह जगह पर चीजों पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि भाई अलग अलग लोगों के परसेप्शन है कि नहीं हम इसे बिजनेस में रखेंगे। जैसे जो आप कोर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, जो एक्टिविटीज आप कंडक्ट कर रहे हो वो आपकी बिजनेस हो जाती है। आपका गुड्स का मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको सेल करना, ये आपका बिजनेस हो जाता है। बट इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, अलाइड एक्टिविटीज होंगी, वो एक्टिविटीज किसका पार्ट होती है, कॉमर्स का। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए वो बिजनेस एंड कॉमर्स एज अ होल। और बिजनेस और कॉमर्स क्या कह रहे हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज के प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कॉमर्स आ जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितनी भी हम एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाएंगी बेटा, बिजनेस एंड कॉमर्स कहलाएंगी। तो हमारा सब्जेक्ट भी है बीसीके, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम आपको बिजनेस और कॉमर्स की जानकारी देना चाहते हैं, जो कि भविष्य में आप, भविष्य के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको भाई आपको ऑडिट करनी है, आपको अकाउंटिंग करनी है, तो अल्टीमेटली जो आप ऑडिट, अकाउंटिंग और भी सारे जो आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे होगे वो सारे फंक्शन आप बिजनेस के लिए परफॉर्म कर रहे हो। तो यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। आपको बिजनेस और कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारी चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब्जेक्ट आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर 12th आपका कॉमर्स रहा होगा तो आपने बिजनेस स्टडीज वगैरह पढ़ी होंगी, वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेटेड है। एक बिल्कुल जर्नल सब्जेक्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आराम से आप इसको समझिए, आराम से सुनिए। और हाँ, एक बार मॉड्यूल की रीडिंग जरूर करिएगा। मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीए के एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉड्यूल बेस्ड ही बनते हैं बेटा, ठीक है।
तो बिजनेस एंड कॉमर्स की बात आपको समझ में आ गई है। एक छोटी सी हम बात को यहाँ पर समझते हैं, इन्होंने समझाया है कि एक हाउस होल्ड का बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है। हाउस होल्ड का बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, तो कहते हैं कि हाउस होल्ड हो सकता है वो बिजनेस को सर्विस दे रहा हो, जॉब कर रहा है, वर्किंग कर रहा है बिजनेस के साथ में, उसको सर्विस दे रहा है, और जिसके बदले में बिजनेस उसे रेम्युनरेशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो अगेन कहीं ना कहीं एक हाउस होल्ड का बिजनेस के साथ इंट्रैक्शन है। और कई बार आप अगर बिजनेस में जॉब, मतलब आप किसी बिजनेस में अपनी कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, उसका डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं है, तब भी आप जो आपने किसी अदरवाइज अगर आपने इनकम अर्न करी हुई है और उस इनकम को भी आप स्पेंड करते हो बेटा, अपनी लिवलीहुड के लिए उस इनकम को क्या करते हो, स्पेंड करते हो। तो जब आप इनकम स्पेंड कर रहे होगे तो जो गुड्स या सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे होगे, परचेज कर रहे होगे, वो भी गुड्स या सर्विसेज किसी बिजनेस से रिलेटेड होंगे, उनका प्रोड्यूस होगा। तो अगेन आपका और बिजनेस का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। कई बार आप जो आपकी जो इनकम हुई है उसका कुछ पार्ट आप सेविंग करते हो, उस सेविंग को फिर आप बैंक में रखते हो, बैंक बाद में उस सेविंग को बिजनेस को लोन के रूप में देती है। तो अगेन ये जो हाउस होल्ड है और ये बिजनेस है, ये दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, ठीक है। बिना हाउस होल्ड के बगैर बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना बिजनेस के हाउस होल्ड की भी आज की डेट में लिवलीहुड पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हम दोनों हाउस होल्ड और बिजनेस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो मेरी ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बात करी कि भाई बिजनेस किसे कहते हैं, हमने बात करी बिजनेस एंड कॉमर्स किसे कहते हैं, हमने बात करी कि बिजनेस और कॉमर्स का हाउस होल्ड के साथ किस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी है, हमने वो भी यहाँ पर बात करी, ठीक है। अब हम बात करें जरा अपने मॉड्यूल की ओर अगर हम आए, तो मॉड्यूल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करी गई। थोड़ा सा और एक चीज समझ लीजिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ये है चैप्टर की आउटलाइन, जिसमें हमें डोमेन ऑफ बीसीके की बात करनी है, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करनी है, और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? फॉर्म। 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका डिवाइडेड है। अगर ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मान के चलिए चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में वही लिखा हुआ है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। कह रहा है ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। हम अपने आप को वर्क में, काम में, या अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें हम पूरे एंगेज रहते हैं, ठीक है। वी वर्क टू अर्न इनकम। हम इनकम काम करते हैं जिससे इनकम होती है, और बाद में उसी इनकम को हम फिर से खर्च कर देते हैं। तो देखिए बेटा, हम किसी बिजनेस से जुड़ के इनकम अर्न करते हैं और बाद में हम उसे खर्च करते हैं गुड्स या सर्विसेज में, जो अगेन किसी बिजनेस का ही प्रोड्यूस है, आउटपुट है, ठीक है। द इनकम फॉर द सब्सटेंस of the self and the family. Yes, in the process daily we engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. Being social and socially aware, we also live a family life and engage in the social activity. कह रहे हैं दोनों समय हम जो पूरे दिन जो काम करते हैं, कुछ हम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं और कुछ हम अपनी पर्सनल सोशल वर्क, जैसे कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है तो हमारे कुछ और भी वर्क होते हैं, सोशल वर्क होते हैं। तो बेसिकली जहां से मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहां से आप देखिए, इन दिस चैप्टर वी एलोबरेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज लिस्टिंग फोकसिंग ऑन बिजनेस एंड डोमेन्स ऑफ द बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। कह रहे हैं इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है वो इस बात को लेके है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं उनका वो किस तरीके से डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से रिलेटेड है, किस तरीके से उनका फोकस जो है वो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के डोमेन पार्ट पे, मतलब इनका बेसिकली इंटर रिलेशन को इस चैप्टर के माध्यम से वो समझाना चाह रहे हैं आपके, ठीक है। कह रहे हैं इन टुडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम एज वेल एज इट्स स्पेंडिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट ऑन बिजनेस एंड कॉमर्स। कह रहे हैं
हमारा जो डिपेंडेंसी है वो बिजनेस कॉमर्स पे बहुत अधिक हो गई, क्योंकि हम इनकम अर्न करने के लिए भी बिजनेस और कॉमर्स पे डिपेंडेंट है, और कई बार जो हमने इनकम अर्न करी हुई है उसको खर्च भी हम करते हैं ना, तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हो बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए यूज कर रहे हैं। बिजनेस एंड कॉमर्स एज कंप्राइजिंग एंड एरिक, मैंने आपके साथ डेफिनेशन की बात कर ली है, ये सारी बातें आपकी हो गई हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस और बीसीके में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, बेसिकली इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं ये बातें हमने कर ली हैं। ये एक एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया गया है, आप इसको एक बार खुद से करिएगा, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करना है, यही बात में समझाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहां से हम इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, बीसीके डोमेन्स एंड ओवरव्यू। सर ये डोमेन का मतलब क्या होता है, बताएं भाई, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब ये है कि बेसिकली देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं स्पेसिफाइड शेप ऑफ नॉलेज। डोमेन का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड शेप ऑफ नॉलेज। बेसिकली बिजनेस के बारे में, बीसीके के बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, उसी नॉलेज को हम क्या कह रहे हैं बेटा? डोमेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डोमेन। तो जो बीसीके की अगर हम डोमेन की बात करें तो बीसीके मेनली इन बातों पे फोकस करता है, जैसे बीसीके में एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी। अगर हम बीसीके एज ए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, तो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन होगा हमारा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं, कॉमर्स हो सकती है। देखिए कॉमर्स को इन्होंने एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी एक्टिविटी के रूप में डिफाइन किया हुआ है, और सर्विसेज होंगी। मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीसीके, दैट सिंपली मींस वी आर स्टडीइंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कॉमर्स एंड सर्विसेज। तो ये डोमेन हो गया किसका? बीसीके का। स्केल, अगर हम बात करें कि जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो किस स्केल पे बिजनेस होंगे, तो बिजनेस को यहां पर इन्होंने डिवाइड किया है माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज एंड लार्ज एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब हाँ माइक्रो में आ जाते, केवल एक प्रोप्राइटरशिप जैसी ऑर्गेनाइजेशन है तो माइक्रो का पार्ट कहलाती है। स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब कि हाँ माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा, बट मीडियम भी नहीं है, हो सकता है 2 4 5 लोग काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी कैसी कहलाएगी? स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी। मीडियम एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि मीडियम एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि हाँ जहां लोग जो स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा और लार्ज से थोड़ा सा कम, मतलब हाँ 100-50 लोग जहां पर काम कर रहे होंगे, तो ऐसी इंटरप्राइजेस को हम क्या कह सकते हैं? मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस कह सकते हैं। और लार्ज इंटरप्राइजेस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा मोटर्स हैं, रिलायंस है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कह देते हैं बेटा? लार्ज इंटरप्राइज कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। देन हम देख रहे हैं जियोग्राफिक स्कोप। तो बीसीके की अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें लोकल लेवल पे हम मार्केट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे और मल्टीनेशनल लेवल पे। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो 3 पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लोकल, नेशनल और मल्टीनेशनल। ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बिजनेस को कैटेगराइज कर रहे हैं तो ओनरशिप में स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, कि कुछ जो बिजनेसेस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन करे गए होंगे, स्टेट ओन्ड होंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो ये सारा प्राइवेट सेक्टर में आ गया। तो हमने ओनरशिप के बेसिस पे बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज गवर्नमेंट और ओन्ड बिजनेस एंड प्राइवेट ओन्ड बिजनेस। गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस को हम क्या कह रहे हैं? स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर। मार्केट में देखें हम तो नेचुरल रिसोर्स, इक्विपमेंट का, कमोडिटीज का, कैपिटल का, लेबर का, डिफरेंट मार्केट्स हैं अपने पास। स्टेक होल्डर की अगर बात करें, स्टेक होल्डर का मतलब देखिए डिफरेंस होता है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में। शेयर होल्डर का मतलब होता है ओनर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बिजनेस के साथ डायरेक्टली, और एज अ ओनर भी इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है और अदरवाइज भी इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है। तो स्टेक होल्डर में कौन कौन लोग आएंगे? एंटरप्रेन्योर आएंगे, प्रमोटर्स आएंगे, कस्टमर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, laws and regulators, policy makers, supporting, facilitating organization, society at a large। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है?
तो स्टेक होल्डर में वो सारे लोग जिनका इंटरेस्ट डायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर कहेंगे। यस। देन फंक्शन, बीसीके की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या फंक्शन कर रहे होंगे हम, क्या क्या काम, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्स। फोकस जो है वो कंपनी वाइज है, अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन और अ पर्टिकुलर फंक्शन। बीसीके का जो मेन फोकस है। कंसर्न, कंसर्न क्या है किसी एक बिजनेस का, सर्वाइवल कंसर्न होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न होती है, ग्रोथ कंसर्न होती है, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न होती है, सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस, गवर्नेंस, वैल्यू एंड एथिक्स। इन सारी चीजों का हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, या बिजनेस इज कंसर्न अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इन सारे एस्पेक्ट्स के लिए बिजनेस क्या होता है, कंसर्न होता है। ठीक है। मोड, ट्रेडिशनल, फिजिकल, ब्रिक्स और मोटर, इन स्टोर और डिजिटल और ऑनलाइन। मतलब देखिए, एक तो ट्रेडिशनल मोड हो गया और दूसरा आपका ऑनलाइन डिजिटल मोड हो गया। ट्रेडिशनल मोड का जैसे कि आप देखते हो आप आसपास का जो मार्केट होता है कि एक शॉप ओपन करके फिर हम डायरेक्ट गुड्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो आपका मार्केट कैसा है, वो ट्रेडिशनल मोड है। और दूसरा है डिजिटल मोड, ऑनलाइन मोड। जैसे कि आज की डेट में जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ये किस मोड पे ले रहा हूँ, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, ऑनलाइन मोड पे ले रहा हूँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके ले रहा हूँ। यस और नो। इसी तरीके से बिजनेस और ये क्लासेस अगर मैं फेस टू फेस ले रहा होता तो वो ट्रेडिशनल मोड होता। कैसा मोड होता, ट्रेडिशनल। कह रहा अंडरलाइन डिसिप्लिन, तो कहां कहां पर और चीज इस बीसीके की यूज होगी, तो कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में, लॉ में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, हर जगह कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो ये डोमेन की बात हमने देख ली। कह रहे हैं डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, कुछ खास ये एक देखिए डोमेन जो ऊपर उन्होंने चार्ट जी के माध्यम से जो समझाया हुआ है कि ये समझाया हुआ है कि आखिर बीसीके में हर एंगल से अगर हम बीसीके को कैटेगराइज करें तो बीसीके में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही होंगी, स्केल किस लेवल पे हो सकती है बिजनेसेस की, ओनरशिप के बेसिस पे हम किस तरीके से बिजनेसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, ये सारी बातें करी गई हैं। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बीसीके को डिफाइन किया गया है। बेसिकली डोमेन ऑफ बिजनेस की यहां पर बात करी गई है, बट एज अ बीसीके एज अ होल नीचे उन्होंने बात करी हुई है कि बीसीके के डोमेन क्या है, मेनली हम बीसीके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह सकते हैं, किस तरीके से हम बीसीके को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट उन्होंने कहा हुआ है, तीन बातें उन्होंने कही हुई हैं कि बीसीके इज वास्ट। द नॉलेज ऑफ बीसीके इज वेरी वास्ट। ये कोई कंफाइंड नॉलेज नहीं है, बिजनेस का टर्म छोटा नहीं है। अगर आप सिंपल बिजनेस की बात करो तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस हैं, डिफरेंट सेगमेंट हैं। इवन अगर आप बात करो तो मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर आ जाते हैं, फिर रिटेलर आ जाते हैं, फिर जाके कंज्यूमर तक बात आ रही है। मतलब इसका जो नॉलेज है, जो एरिया है, वो बहुत वास्ट है। बेटा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, जैसे एक कोर्स होता है एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा बहुत बड़े लेवल पे, अब जैसे आइंस हैं 12 से 14 14 18 18 लाख रुपए फीस ले रहे हैं और एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है एंट्री पाना। तो और इतने इतने अधिक इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में जो एमबीए की प्रोग्राम करा रहे हैं, तो वो सारे आपको बिजनेस के बारे में ही तो सिखा रहे हैं। तो मतलब बिजनेस का जो दायरा है ना, जो बीसीके का दायरा है ना, वो लिमिटेड नहीं है, वास्ट है, अनलिमिटेड है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार देखिएगा। कह रहे हैं द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट। बीसीके का मतलब बेसिकली बिजनेस, जो बिजनेस का यूनिवर्स है वो वास्ट है। ठीक है। टेक फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको यही बातें समझाई गई होंगी, आप देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसीके इज इक्लेक्टिक या मल्टी डिसिप्लिनरी। इक्लेक्टिक है बीसीके या मल्टी डिसिप्लिनरी है। इक्लेक्टिक का मतलब होता है, नोट कर लीजिए, इक्लेक्टिक का मतलब है, हाँ लिखा हुआ है, इक्लेक्टिक मीन्स इट डिराइव्स knowledge from various discipline।
कई जगह से जब ये नॉलेज गेन कर रहा हो तो हम ये कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी है। कैसा है बेटा? मल्टी डिसिप्लिनरी है और मतलब इक्लेक्टिक है। ये जो नॉलेज गेन कर रहा है, ये जो आइडियाज गेन कर रहा है, ये कई जगह से डाइवर्स फील्ड से ये नॉलेज और आइडियाज गेन अगर कर रहा है तो इसे हम कहेंगे इक्लेक्टिक। तो बेटा ऑब्वियस है बीसीके का नॉलेज अगर हमें गेन करना है तो मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस एक वास्ट है, इक्लेक्टिक है, डाइवर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। किसी एक चीज को पढ़ के हम बिजनेस का पूरा नॉलेज नहीं ले सकते, हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बीसीके में कुछ जो वोकेबलरी यूज होती हैं ये इन्होंने समझाया हुआ है कि कैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड भी यूज करे गए हैं ना वो अलग अलग एरिया से लिए गए हैं, तभी इसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी कह रहे हैं। जैसे जो स्ट्रैटेजी वर्ड यहाँ पर हम बीसीके में करेंगे, जो स्ट्रैटेजी वर्ड यूज किया गया है, ये स्ट्रैटेजी वर्ड, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? बोलो, मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। यस, देखिए स्ट्रैटेजी बेसिकली एक स्पेसिफाइड प्लानिंग को हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफाइड अगर प्लानिंग करी गई है तो उस स्पेसिफाइड प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। यूनिक, बहुत ही रैशनल प्लानिंग अगर करी गई होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी कहेंगे। तो प्लानिंग एक जनरल प्लानिंग हो सकती है, जनरल पर्पस के लिए, बट जब अगर प्लानिंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो जाएगी, एक रैशनल तरीके से अगर प्लानिंग हो जाएगी तो उस प्लानिंग को हम क्या कह देंगे? स्ट्रैटेजी कह देंगे। और ये स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ये मिलिट्री से लिया गया है, आर्मी से लिया गया है। पहले जब वो आर्मी वाले जो लोग होते हैं वो जब अपने जो एनिमीज हैं उनको अपना बैटल है उसको जीतने के लिए कुछ प्लानिंग करते थे, तो वो जो प्लानिंग उनकी होती थी वो स्ट्रैटेजी कहलाती थी। क्या कहलाती थी बेटा? स्ट्रैटेजी कहलाती। तो आज की डेट में बिजनेस को भी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना जो कस्टमर है कस्टमर बेस बनाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। स्पेशल प्लानिंग, स्पेसिफिक प्लानिंग, हाई लेवल ऑफ प्लानिंग को हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजीज कहेंगे। देन एक अगला वर्ड यहाँ पर यूज होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक। ये जो लॉजिस्टिक वर्ड भी है ना ये भी मिलिट्री से लिया गया है। मिलिट्री वाले क्या करते थे? जो उनके आर्म्स एंड एमुनेशन और जो उनके सोल्जर्स होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के प्रोसेस को लॉजिस्टिक कहते थे। सेम इसी तरीके से बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में दो तरीके के लॉजिस्टिक होते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक की अगर हम बात कर रहे होंगे तो बिजनेस के अंदर में रॉ मटेरियल आया, फिर वो रॉ मटेरियल से उसको फिनिश प्रोडक्ट बनने तक का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसे हमें कई जगह पर हैंडल करना पड़ता है। तो उस हैंडलिंग के प्रोसेस को हम कह रहे हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। एक बार फिनिश गुड्स बन गया फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन की, बहुत सारे सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक को यूज करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो ये लॉजिस्टिक का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहां से डिराइव हुआ है बेटा? ये भी कहां से डिराइव हुआ है? ये भी आर्मी से डिराइव हुआ है। देन बुल्स एंड बियर्स, अब ये इन्होंने साइंस बायो से डिराइव किया। जैसे बुल्स की अगर हम बात करें, बुल्स का नेचर अग्रेसिव होता है। कैसा होता है? अग्रेसिव होता है। और बियर का नेचर शर्मीला होता है थोड़ा सा। तो बुल्स को यहां पर जब भी मार्केट में टर्म यूज किए जाते हैं जब मार्केट बहुत अग्रेसिव, अट्रैक्टिव होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं बुल्स कहते हैं। और जब मार्केट डाउन जा रहा होता है, ठीक है, तो उसे हम बियर कहते हैं। कह रहे हैं देखिए, बिकॉज बुल्स थ्रो अप देयर एनिमीज इन कॉम्बैट, मतलब युद्ध के दौरान वो अपने, बुल्स अगर होता है ना वो अपने एनिमी को हरा देता है युद्ध के दौरान, कहते हैं बुल्स अपने एनिमी को तुरंत हरा देगा, कॉम्बैट कर देता है। तो वो अपने एनिमी को जिस तरीके से हरा देता है, एग्रेसिव मोड में काम कर रहा होता है। लाइकवाइज बुल्स इंप्लाइज द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स हु रेज द स्टॉक प्राइसेस थ्रू building a buying pressure. Being bullish implies optimistic expectation. जब भी कहा जाए कि मार्केट बुलिश है इसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब वो ग्रो करेगा, वो उसके प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट ग्रो करेगा, तो इसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट। तो अल्टीमेटली जब हमने बुलिश मार्केट कहा, जब हमने बुल वर्ड यूज किया, तो ये बुल वर्ड हमने कहां से? बायोलॉजी से हमने इसको डिराइव कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से बियर वर्ड की अगर हम बात करें तो बियर भालू क्या होता है बेटा? शर्मीले तरीके का नेचर होता है। तो जब मार्केट डाउनवर्ड जा रहा हो रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं दस बियर
आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैव पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ज्यादा अच्छे साइन नहीं है, पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बियर्स कहेंगे। तो पहली बात हमने क्या डिस्कस कर ली थी कि जो बीसीके है उसका नॉलेज कैसा है, वास्ट है। फिर हमने बात करी इक्लेक्टिक है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब यहाँ का जो नॉलेज है किसी एक चीज से नहीं, डाइवर्स फील्ड से यहाँ का नॉलेज लिया गया है। देन तीसरी बात आती है बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। इवॉल्विंग का मतलब होता है उभरना, ठीक है। तो जो बीसीके का जो नॉलेज, बीसीके का जो डोमेन है वो उभरता हुआ है, इमर्जिंग है, एक्सपैंडिंग है, डे बाय डे ग्रो कर रहा है। इमर्जिंग है क्योंकि जिसको बिजनेस का अच्छा नॉलेज होगा ना वो बिजनेस को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा। आप सोचिए ना, इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि बिजनेस का नॉलेज सिखाने के लिए आपको 18 लाख 20 लाख का अमाउंट पे करना पड़ता है टू गेन द डिग्री एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अल्टीमेटली वहां पर आप कर क्या रहे हो, यू आर जस्ट गेनिंग द नॉलेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नॉलेज आप गेन कर रहे हो। तो बिजनेस का नॉलेज के गेन, बिजनेस के नॉलेज की इंपॉर्टेंस बेटा पुराने जमाने में एमबीए नहीं होता था, ठीक है, बट आज की डेट में हो रहा है। आज की डेट, पुराने जमाने में कहते थे यार बिजनेस करना पैतृक होता है, बट आज की डेट में हमें बिजनेस स्किल सीखनी पड़ रही है, हम सीख रहे हैं बिजनेस स्किल। तो इसी वजह से ये आपका कैसा है, इवॉल्विंग है एंड एक्सपैंडिंग, इट इज ग्रोइंग डे बाय डे। यस और नो, ठीक है, समझ में आ रही है बात, रीड करिएगा। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई हम लोग ठहरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कई बार हमारा माइंड ये कहता है कि यार ये बताओ ये हमें बीसीके क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या मतलब है इससे, हमें ऑडिट करनी है, अकाउंटिंग। बेटा जो आप ऑडिट कर रहे होगे ना, जो अकाउंटिंग कर रहे होगे वो आप बिजनेस के लिए कर रहे होगे। तो जब बिजनेस की ऑडिट करनी है, बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस। आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी होती है, क्या उनके डोमेन है, आपको इन सारी बातों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने फंक्शन को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। देखिए यही बात लिखी हुई है, कह रहे हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें आपको बेटा बिल्कुल कह रहे हैं, कस्टोडियन है नेशन, ऑब्वियस है क्योंकि आप जब आपके साइन की वैल्यू है बेटा, जब आप साइन करोगे और तभी कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे आपकी फाइनल स्टेटमेंट है तो उनका वैलिडिटी तभी आएगी जब वो साइन होंगे आपके द्वारा। तो आप कस्टोडियन हो किसी नेशन के रिसोर्सेज के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम। आपकी जिम्मेदारी है कि एक जो सिस्टम बने वो कैसा बने, क्रेडिबल सिस्टम बने। क्रेडिबल सिस्टम का मतलब क्या हो, भरोसेमंद। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है बेटा, भरोसेमंद, जिसपे आप भरोसा कर सको। आप लिखते चल सकते हो। एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज, देयर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन। आपकी ये जिम्मेदारी है बेटा। बिजनेस एंड कॉमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेज a large share of their work arena। कह रहे हैं business and commercial sector comprises a large share of their work arena। in this context BCK is likely to make them more aware and responsible। कह रहे हैं BCK जब आप नॉलेज होगा तो आप ज्यादा अवेयर होंगे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्यों बीसीके का नॉलेज दिया जा रहा है, सो दैट यू विल बिकम मोर अवेयर अबाउट द बिजनेस एंड मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, और आप अपने फंक्शन को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सको। ईच बिजनेस हैज इट्स ओन पिक्युलरिटीज। हर एक बिजनेस के कुछ अपने इफबट होते हैं। पिक्युलरिटीज का मतलब होता है मतलब अलग तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो हर एक बिजनेस के अपने अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग तरीके के साइंस होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। एंड एसोसिएटेड वेरिएशन इन नोशन ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री। हर किसी के अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग तरीके की इन्वेंट्री है, अलग तरीके के रेवेन्यू, प्रॉफिट, एवरीथिंग मतलब डाइवर्स है, अलग अलग है। एक जैसा बिजनेस ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बिजनेस देख लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन देख ली तो वही सारे में होगा ना। हर तरीके के बिजनेस के करने के तरीके क्या हैं, अलग हैं।
और जब हर तरीके जैसे एफएमसीजी की अगर बात कर रहे होंगे तो वहां की बात अलग होगी, सर्विसेज की बात अलग होगी, बी टू बी मार्केट में बिजनेस करने का तरीका अलग होगा, बी टू सी में बिजनेस करने का तरीका अलग होगा। तो अब ये जैसा पिकुलर है, मतलब डाइवर्स है, अलग अलग तरीके से इनके कुछ इनके इफ एंड बर्ड्स अलग अलग हैं। तो आपको बिजनेस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तभी आप अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। कह रहे द चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल the chartered accountant shall be able to conduct the audit diligently। आप diligently audit कब कर पाओगे बेटा? diligent का मतलब क्या होता है? diligent का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। केयर और कॉन्शियसनेस के साथ। किसके साथ? केयर और कॉन्शियसनेस के साथ आप ऑडिट कब कर पाओगे? जब आपको बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज आप उतनी केयर और उतनी कॉन्शियसनेस के साथ ऑडिट नहीं कर पाएंगे अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात यस। गेटिंग कन्वर्सेंट विद एंड अपडेटिंग बीसीके। तो यहां पर वो कन्वर्सेंट का मतलब होता है कि आपको परिचित कर रहे हैं, आपको एक एक्वेंटेंस कर रहे हैं, आपको परिचित कर रहे हैं, आप ये समझिए। ठीक है, और एंड अपडेटिंग बीसीके के नॉलेज से आपको अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ जानकारी आपको दी हुई है, आपको बेसिकली थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं बिजनेस के बारे में कि हमारे पास आसपास कौन से बिजनेस हैं। तो कह रहे हैं कुछ न्यूज़पेपर हैं हमारे पास, जैसे मिंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ईटी है और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। ये कुछ न्यूज़पेपर है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो ये वो न्यूज़पेपर है जो हमें बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देते हैं। ये कुछ हमारी बिजनेस मैगजीन्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे इंडिया, फोर्ब्स। ये कुछ हमारे टीवी चैनल हैं जो बिजनेस से रिलेटेड, और तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, सोनी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, बट बिजनेस से रिलेटेड सीएनबीसी है, बीटीवीआई है, एनडीटीवी प्रॉफिट है, ईटी नाउ। सर ये हमें क्यों बता रहे हैं बेटा? इस वजह से बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, आप अपनी बिजनेस के नॉलेज को बढ़ाओ, तो आप इन सोर्सेस का मदद ले सकते हो। आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन कौन से बताइए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है, कौन कौन से चैनल है, नहीं। बट यहां पर उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पर ये चीज देके आपको एक प्रकार से नॉलेज दे रहे हैं कि भाई कल से आपको ये अगर ये चीजें कहीं देखने को मिलती हैं, आपको कोशिश करनी है, इनमें से एक आध चीज को आपको फॉलो करना है, स्टार्ट करना है। कोई एक बिजनेस चैनल आपको सुनना शुरू करना है, कोई एक बिजनेस मैगजीन, एक मैगजीन आपने मान लीजिए खरीदी, अरे 2 महीने 3 महीने में उसको पढ़ते रहो। कभी कभी आप बिजनेस न्यूज़पेपर, आपने कुछ नहीं, वीकली आपने एक बिजनेस न्यूज़पेपर परचेज कर लिया, कभी उसको पढ़ो, तो धीरे 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 आपकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के बारे में होने लगेगी। क्योंकि जितनी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कहें कि बीसी के पढ़ के आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको एक हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को सीखने की, जैसे बिजनेस न्यूज़ को सुनने की, न्यूज़पेपर को पढ़ने की। जब उनको आप कंटिन्यूअस हॉबी डेवलप करोगे, तब आप बिजनेस के साथ क्या हो पाएंगे? परिचित हो पाएंगे। यस, समझ में बात आ रही है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक होंगी और कौन सी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक। जो एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक होंगी वो रिलेटेड टू बिजनेस है, वो बीसीके से रिलेटेड है। कुछ एक्टिविटी हम दिन भर में ऐसी करते रहते हैं जो नॉन इकोनॉमिक रहती है। एक बार घर से रीडिंग जरूर करिए इस बात को, ह्यूमन एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में बेसिक आइडिया आपको दिए दे रहा हूँ, ऐसा इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है। देखिए बेटा, आप घर में, आप जैसे सिंपल वर्ड में समझिए, आप मान लीजिए एक सिंगर हो और आप गाना गाते हो बस अपने दोस्तों का मन बहलाने के लिए, आप अपनी खुशी के लिए, आप अपने घर वालों का मन बहलाने के लिए आप गाना गाते हो, तो मतलब आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, बट वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जब आप गाना गाते हो जिसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन मिलता है, किसी कंसर्ट वगैरह में आप गाना गाते हो, बदले में अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा होता है, ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी? कॉमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। यस और नो?
जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, शुरुआत में बेटा जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अब पैसा नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जैसे अभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो ये जो मैंने एक्टिविटी आपके लिए करी हुई है, ये एक्टिविटी आपकी कैसी है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूं फॉर बीसी के, हाँ बाकी के लिए चार्ज करता हूं, ठीक है। बीसी के मैं कुछ आपकी हेल्प करना चाह रहा था, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आपको अपलोड करना चाह रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आती है। थैंक यू।